Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 11, thermal properties of matter. स्टीफन्स लॉ। स्टीफन एक साइंटिस्ट नेम है। उन्होंने किसी बॉडी से जिस पर कोई टेम्परेचर हो और वहाँ से जो हीट एमिट होती है तो एनर्जी और टेम्परेचर में एक रिलेशन प्रोवाइड किया जिसे हम स्टीफन्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ए बॉडी, यानी किसी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होगी उसका अमाउंट per second per unit area of its surface is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. According to Stephen, किसी बॉडी की पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड जो रेडिएशन एमिट होगी उसका अमाउंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वैसे नॉर्मली हम ये बात समझते हैं कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट भी उसी से पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ग्रेटर एमिट होगी। बट स्टीफन के अकॉर्डिंग एमिट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड E is directly proportional fourth power of absolute temperature. So E directly proportional T की power 4, E is equals to sigma T की power 4. Here sigma is a constant, it's called Stephen constant. इस sigma को हम Stephen constant कहेंगे जिसकी वैल्यू sigma is equals to 5.67 into 10 की पावर -5 अर्ग पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन 4। अब अगर हम यहां पर अर्ग को जूल पर सेकेंड यानी वॉट और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें यानी सिग्मा की जो वैल्यू है स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू इन एसआई सिस्टम सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। इन 1884 वोल्ट्समान यानी 1884 को वोल्ट्समान जो साइंटिस्ट थे इन 1884 वोल्ट्समान प्रूव्ड दैट दिस लॉ इज स्ट्रिक्टली ट्रू ओनली फॉर ए ब्लैक बॉडी। 1884 में वोल्ट्समान ने ये चीज प्रूव की कि ये जो स्टीफन लॉ है वो स्ट्रिक्टली ट्रू है ओनली फॉर ए ब्लैक बॉडी। जैसे हमने बताया ब्लैक बॉडी मींस ऐसी बॉडी कि उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट होती हैं वो बॉडी टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे और आइडियल ब्लैक बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान ये जो स्टीफन लॉ है वो स्ट्रिक्टली ट्रू है, यानी ये सिर्फ जो है ब्लैक बॉडी के लिए ही सही है, ट्रू है। सो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो बोल्ट्जमान ने अपनी जो ये बात कही इस वजह से इसी स्टीफन लॉ को हम स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर कैपिटल टी है और सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है। हियर T इज ग्रेटर देन T नॉट, यानी जो बॉडी ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर ग्रेटर है कंपैरिजन टू सराउंडिंग टेम्परेचर। सो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाय द बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है
तो हमें पता है कि हीट हमेशा हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट इज लेस देन बॉडी टेम्परेचर T, तो निश्चित रूप से उस बॉडी से रेडिएशन के फॉर्म में कुछ हीट का लॉस होगा। तो वो जो हीट का लॉस होगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, Q is equals to E1 minus E2. So Q is equals to E1 sigma T की पावर 4 minus E2 sigma T नॉट की पावर 4. So sigma कॉमन, तो Q is equals to sigma T की पावर 4 minus T नॉट की पावर 4. If area of black body is A, सपोज कीजिए कि बॉडी की जो एरिया है वो कैपिटल A है, then rate of cooling of black body dq upon dt. तो जब यहां पर कह रहे हैं कि टाइम पर सेकेंड है तो dq अपॉन dt 1 है, तो यहां पर था सिग्मा t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, वो पर यूनिट एरिया के लिए था, लेकिन यहां एरिया कैपिटल A है। सो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लैक बॉडी dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा A t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 जूल पर सेकेंड। लेकिन जब हम जूल से कैलोरी कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैपिटल J का डिवाइड करना होगा। सो dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन J t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 कैलोरी पर सेकेंड। तो यहां पर यूनिट का फर्क है, बकाया दोनों ही रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लैक बॉडी है, जबकि ब्लैक बॉडी का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैपिटल A है। इफ द बॉडी इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, सपोज कीजिए कि बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, बॉडी कोई नॉर्मल बॉडी है एंड इट्स एमिसिबिलिटी ER, और उसकी जो एमिसिबिलिटी है वो ER है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी, उस समय बॉडी की कूलिंग की जो रेट है dq अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पर हमने ER का प्रोडक्ट कर दिया, ER सिग्मा A ब्रैकेट T की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 जूल पर सेकेंड। सपोज इक्वेशन फर्स्ट, दिस लॉ इज कॉल्ड स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग। तो जब हमने रेट ऑफ कूलिंग फाइंड आउट किया तो इस लॉ को हम स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग कहेंगे। इफ द मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी आर M and S, of the body are M and S, यानी बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है और स्पेसिफिक हीट जो है वो स्मॉल s है रेस्पेक्टिवली, देन रेट ऑफ कूलिंग, उस कंडीशन में जो कूलिंग का रेट होगा dq अपॉन dt इज इक्वल टू ms d थीटा अपॉन dt। हियर d थीटा अपॉन dt रेट ऑफ जो लॉस होगा रेट ऑफ टेम्परेचर, जब बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हायर है, सराउंडिंग टेम्परेचर लो है, तो बॉडी से जब हीट का लॉस होगा तो बॉडी के टेम्परेचर में भी कहीं ना कहीं कमी होगी। तो टेम्परेचर के रेट का जो रेट है वो है d थीटा अपॉन dt। इक्वेशन सेकेंड, हमने जब दोनों इक्वेशन में कंपेयरिंग की फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, we get the rate of fall of temperature। तो यहां पर LHS सेम है dq अपॉन dt, तो जब हम RHS को सेम लेंगे और तब ms d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ERA सिग्मा t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। सो d थीटा अपॉन dt यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ERA सिग्मा डिवाइडेड बाई ms t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 और यूनिट डिग्री पर सेकेंड। Newton's law of cooling. According to this law, the rate of cooling of a hot body by the radiation is directly proportional to the axis of temperature of the body over that of its surrounding.
कोई भी हॉट बॉडी होती है और सराउंडिंग टेम्परेचर लोअर होता है तो उस बॉडी से हीट सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होती है। तो उस समय जो हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग की तरफ वो ओनली रेडिएशन मेथड से होती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी जो रेट ऑफ कूलिंग है, यानी कितनी हीट पर सेकेंड ट्रांसफर हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। यहां पर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट। तो माइनस का मतलब है, माइनस मीन्स है कि हीट पर सेकेंड लॉस हो रही है। T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड T नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो जब बॉडी से हीट का पर सेकेंड लॉस हो रहा है, इट मीन्स सराउंडिंग टेम्परेचर लोअर है कंपैरिजन टू द बॉडी टेम्परेचर। तो माइनस साइन इधर शिफ्ट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट के, सो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। हियर के इज कांस्टेंट, ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो के इज कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट। इस के को हम न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट कहेंगे। तो जैसा हमने यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सिस ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर T माइनस टी नॉट की वैल्यू अगर हायर होगी तो रेट ऑफ कूलिंग भी हायर होगी। तो जो कोल्ड के जो डे होते हैं, सर्दी के जो दिन होते हैं, वहां पर जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो बहुत लोएस्ट होता है बॉडी टेम्परेचर से। तो इसका मतलब है T माइनस टी नॉट एक्सिस टेम्परेचर हायर होता है, इसी वजह से रेट ऑफ कूलिंग भी सर्दियों में हायर होता है। कोई भी गर्म चीज जल्दी से ठंडी हो जाती है कंपैरिजन टू समर डेज। समर डेज में जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो कंपैरिजन कोल्ड डेज के हायर होता है। तो समर डेज में जो हॉट डेज होते हैं वहां T माइनस टी डैश लोअर होता है, इस वजह से रेट ऑफ कूलिंग भी लोअर होगी। इफ द मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, यहां पर मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी आर m एंड s रेस्पेक्टिवली। बॉडी का मास m और जो स्पेसिफिक हीट है वो स्मॉल s कंसीडर कर ली, देन रेट ऑफ कूलिंग, उस समय जो कूलिंग की रेट होगी डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी अपॉन डी टी। यहाँ T टेम्परेचर है, हम डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। तो यहां पर जो रेट ऑफ जो कूलिंग है तो वो दो फॉर्म में लिखा है। तो एक तो है डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन फर्स्ट, और अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकेंड डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी अपॉन डी टी, इक्वेशन सेकेंड। एल एच एस सेम है तो आर एच एस को हम सेम रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, या एम एस को यहाँ आर एच एस में लाते हैं, डिवाइड करते हैं। सो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट। हियर के अपॉन एम एस, तो के कांस्टेंट है, बॉडी का मास m कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, तो कंप्लीट कांस्टेंट के अपॉन एम एस इज इक्वल टू के डैश इज अदर कांस्टेंट। सो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहां पर हमने वैल्यू माइनस के पुट कर दी, टी माइनस टी नॉट, हमने क्रॉस मल्टीपल किया तो यहां पर आया डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डैश डी टी। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करने से हमारा आएगा log e, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू log e t। तो log e e बेस टी माइनस टी नॉट लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस के डैश डी टी का इंटीग्रेशन t। तो यहां पर जब हम t की वैल्यू लेंगे तो 1 अपॉन के डैश लिमिट पुट करेंगे तो log e थीटा 1 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा 2 माइनस थीटा नॉट।
तो ये हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, द एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी over that of its surrounding should be very small in comparison to the absolute temperature of the surrounding। न्यूटन्स जो लॉ ऑफ कूलिंग है उसकी लिमिटेशन ये है कि T-T0 यानी एक्सिस जो टेम्परेचर है वो बहुत छोटा होना चाहिए सराउंडिंग टेम्परेचर के, तभी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वर्क करेगा, ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नंबर 2, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, यानी द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी शुड बी बाय रेडिएशन ओनली, यानी बॉडी से जो हीट का लॉस हो रहा है वो सिर्फ रेडिएशन मेथड से ही होना चाहिए। अगर हम रेडिएशन मेथड की जगह कुछ अदर तरीके से भी अगर हम बॉडी का टेम्परेचर लॉस करेंगे तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वर्क नहीं करेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल करने के लिए यहां पर ये 2 कंडीशंस हैं, इन्हें हम लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहेंगे।